हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति, जो हमारे जेपी साहब के द्वारा दिया गया भाषण है, उसका हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बिना समय को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह जो संपूर्ण क्रांति है, यह एक भाषण है। यह एक भाषण है जो हमारे जेपी साहब के द्वारा दिया गया है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को था। सिताब दियारा नाम के एक गांव था जहां इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। यूपी के बलिया जिला है और बिहार के सारण जिला के बीच में वो गांव है सिताब दियारा, वहीं इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, आगे इनका माता पिता के जान लेते हैं। माता जी का नाम था इनका फूल रानी और पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। पत्नी थी इनकी प्रभावती देवी, जो ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। यह 2 नंबर में पूछता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी क्या नाम है, और एक इनकी पुत्री है। यह 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो यह जो इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी है और यह ब्रजकिशोर जी की पुत्री है। इस बात को नोट कर लेते जाइएगा। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा पर जो इनका पढ़ाई हुआ था वो घर पे हुआ था। उसके बाद फिर पटना कॉलेज में इन्होंने दाखिला कराया। पटना कॉलेज में भी यह शिक्षा ग्रहण किए हैं और यह आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से किए हैं। आईएससी की परीक्षा जो पास किए हैं वह बिहार विद्यापीठ से पास किए हैं। तो ये सब बातें आप लोग नोट करते जाएगा ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जान लेते हैं। इनका बचपन का नाम था बाउल। बचपन में इन्हें एक नाम से पुकारा जाता था जिसे हम लोग पुकारो नाम जानते हैं। हर गांव देहात में किसी का न किसी का एक नाम होता है पुकारो नाम, जो बचपन का होता है। तो इनका बचपन का नाम था क्या? बाउल। इन्हें जेपी साहब या लोक नायक के नाम से जाना जाता था। इन्हें स्वतंत्रता सेनानी के भी नाम से जाना जाता था। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जाना जाता है, तो वह लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इस बात को नोट करते जाएगा कि जेपी साहब को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति जो संपूर्ण क्रांति हुई थी, यह क्रांति 5 जून 1974 ईस्वी को हुई थी। और यह जो भाषण दिया गया था यह पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। इस बात को नोट कीजिएगा कि यह क्रांति 5 जून 1974 ईस्वी को हुई थी, जो इंदिरा गांधी का जब शासन था हमारे देश के ऊपर, और उस समय आपातकालीन जो लगा था हमारे देश के ऊपर, जिसमें भूखमरी, बेरोजगारी का और महंगाई का जो बढ़ावा हुआ था, जिसके कारण यह संपूर्ण क्रांति लाई गई थी हमारे जेपी साहब जी के द्वारा। यह क्रांति भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद के खिलाफ था। आगे देखिएगा, आगे इनको एक पुरस्कार मिला था, 2 पुरस्कार। एक मिला था इनको भारत रत्न, जो सन 1998 ईस्वी को मिला था। ये इनको मिला था इनके मृत्यु के पश्चात, जब इनका डेथ हो गया था तो उनको एक भारत रत्न मिला था 1998 में। और एक मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1965 ईस्वी को। ये पुरस्कार इनको समाज सेवा के लिए मिला था। जो समाज में इन्होंने सेवा किया उसी के लिए इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था सन 1965 ईस्वी में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन भी किया था। सन 1952 ईस्वी में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया था। और इन्होंने 2-3 आंदोलन भी किए थे, जिसमें एक भारत छोड़ो आंदोलन था और इसमें जेपी आंदोलन यही आंदोलन किए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, जिसमें एक क्रांति लाए थे, संपूर्ण क्रांति। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपका हमने चैप्टर के बारे में और थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हमने बता दिया। इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप जितना भी ऑब्जेक्टिव बनाए इस चैप्टर से, जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो चलिए अब चलते हैं इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ की ओर। तो चलिए इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस भाषण की शुरुआत करते हुए जयप्रकाश नारायण जी संबोधित कहते हैं कि मेरे प्यारे बिहार के भाइयों एवं बहनों। यह जो भाषण दिया गया था यह पटना के गांधी में दिया गया था। वहीं हमारे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। नारायण जी ने रेणु जी के पढ़ी हुई कविता के बारे में कहते हुए कहते हैं कि जब मैं बेलोर अस्पताल में रवाना हुआ तो जाते समय अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जब जयप्रकाश नारायण बेल्लौर में गए थे तो वहाँ उन्होंने किसके साथ रुका था,
तो अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। ये सभी बातें हमारे जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं, ये जो भाषण दे रहे हैं उसी में ये सब बातें कह रहे हैं। वहां उनसे दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने थे। दिनकर जी जो उनके मित्र थे और गंगा बाबू जी मित्र थे, वहीं उनसे मिलने आए थे। वहां उनके द्वारा चलाई गई इस आंदोलन के बारे में कहते हैं, ये सारी बातें नारायण जी अपनी भाषणों में कहते हैं। जो जो आंदोलन किए थे वह सारी बातें दिनकर जी और गंगा बाबू जो थे वह हमारे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। और ये सभी बातें जो है ये भाषण में अपने कह रहे हैं। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। नारायण जी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरे द्वारा इस आंदोलन में शामिल होने पर आपको कष्ट सहना होगा, बलिदान करना होगा, गोली लाठी का सामना करना पड़ा होगा। जब आप हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल होइएगा, हमारे देश बिहार के छात्रा, नवयुवक छात्राओं, भाइयों बहनों, इस आंदोलन में जब आप शामिल हो जाएगा तो आपको बहुत सारे कष्ट सहने पड़े होंगे, गोलियों का सामना करना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा और क्या बलिदान देना पड़ा होगा, आपको जेल में भी कर दिया जाएगा। तो ये सारे कष्ट आपको सहने पड़ेंगे जब आप हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल होएगा। तब यह क्रांति है मित्रों के लिए और संपूर्ण क्रांति। यह जो क्रांति चलाई गई है यह हमारे मित्रों के लिए और एक संपूर्ण क्रांति है। जवाहरलाल जी के शब्दों में, अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज की प्राप्ति के लिए। इस बात को नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अभी न जाने कितने मील चलना है इस देश की जनता को उस स्वराज तक प्राप्ति करने में। यह बात कौन कहे थे? तो यह बात हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। जिस स्वराज के लिए भगत सिंह ने फांसी चढ़ी, कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान के बलिदान दे दिए, लेकिन आज भी जनता करा रही है। जो हमें यह जो क्रांति तो हुई थी आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जो हमारे नवयुवक देश के जिन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे थे, हमारे भगत सिंह जो 19 साल में हमारे देश के लिए फांसी चढ़ गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी जो उन्हें अपने सीने पर गोलियां खाकर, बहुत सारे क्रांतिकारी ने मिलकर इस देश को आज़ाद करा था। लेकिन आज आज़ाद होने के बाद भी हमारी जनता करा रही है, रो रही है। क्यों? क्योंकि जिस इंदिरा गांधी जी का हम लोग पर शासन कर रहे थे उस समय आपातकालीन आया था, जिसमें महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ गया था। वही कारण जनता करा रही थी और यह क्रांति लाई गई थी। भुखमरी, बेरोजगारी, किसी भी काम के लिए हमें रिश्वत देना पड़ता है, आज भी जेल भर रहे हैं। हमें आज भी आज़ादी के बाद भी, आज़ादी तो हो गया हमें, लेकिन आज़ादी के बाद भी हमें किसी भी काम को करने के लिए सरकारी दफ्तरों में हमें रिश्वत देने पड़ते हैं, तब जाकर हमारा काम होता है। आगे समझिएगा, सभी नौजवानों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, उनको शिक्षा भी गुलामी की शिक्षा दी जा रही है। आज आज़ादी के बाद भी सभी नौजवानों को जो शिक्षा दी जा रही है वह गुलामी की शिक्षा दी रहा है, जिसके वजह से उनका जो भविष्य है वह अंधेरे की ओर बढ़ते जा रहा है। यह सारी बातें हमारे जेपी साहब कह रहे हैं अपने भाषणों में। आगे समझिए, दिनकर जी अपने शब्दों में नारायण जी से कुछ शब्द कहते थे और उसी रात वह विदा हो गए। जो हमारे दिनकर साहब थे वह नारायण जी से कुछ बातें कहते थे और उसी रात वो विदा हो गए। विदा होने का अर्थात हुआ कि दिनकर, वहां पर दिनकर जी की मृत्यु जाती है। अब आगे समझिए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। दिनकर जी को रामनाथ जी गोयनका ने बिलिंगडन नर्सिंग होम में भर्ती कराया था जब उनको दिल का दौरा आया था। यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा कि दिनकर जी को कौन सा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था? तो बिलिंगडन नर्सिंग होम में। कौन सा फ्रेंड्स? बिलिंगडन नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। और कौन कराए थे? तो वह थे रामनाथ जी गोयनका। और रामनाथ जी गोयनका के बारे में एक चाव पूछता था, यह एक मालिक थे, तो किसके? इंडियन एक्सप्रेस के। इंडियन एक्सप्रेस के यह मालिक थे। कौन? तो रामनाथ जी गोयनका। और उन्हें भर्ती कराया था कहाँ? बिलिंगडन नर्सिंग होम में। किनको? तो दिनकर जी को, जब उनको दिल का दौरा पड़ा था। उसी रात गोयनका जी जो नारायण जी के यहाँ मेहमान बनकर आए थे, आज नारायण जी को बेनीपुरी जी, दिनकर जी याद आते हैं। आज जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं उनको बेनीपुरी,
और दिनकर जी की बहुत सारे यादें आती हैं। और यहाँ पे एक बात नोटिस किया कि दिनकर जी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो उनको दिल का दौरा आया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कहते हैं कि दिनकर जी तथा बेनीपुरी जी की कविता में जो आवाज़ थी वह आज के नौजवानों के लिए थी। दिनकर जी और बेनीपुरी जी जो कविता लिखते थे, जो रचित पाठ था उनका, उनकी पाठ में, कविताओं में जो बोलियां थी वो आज के नौजवानों के लिए थी। नारायण जी कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम दूसरी पीढ़ी के हैं और आप लोग नई पीढ़ी के हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा, जेपी साहब के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में, तो वह नई पीढ़ी के हाथों में। नोटिस कर लीजिएगा, वह कहते हैं हम तो बूढ़े हो गए हैं। उनका उम्र, जो उनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी को और यह क्रांति हुई थी 1974 ईस्वी को। तो उस समय कहते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, अब देश की बागडोर आप लोग को संभालना पड़ेगा। ये छात्र जो हैं, हमारे देश के नवयुवक हैं, उनसे कहते हैं कि देश की बागडोर अब आपको संभालना पड़ेगा, हम तो दूसरी पीढ़ी के हैं, आप लोग देश का भविष्य हैं। लेकिन छात्र लोग नेतृत्व का स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि नारायण जी ने कहा कि मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा, लेकिन जो फैसला मेरा होगा वही मानना होगा। यहाँ पे छात्र जी कहते हैं, छात्र लोग कहते हैं कि हम लोग तो नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे नेता बनकर आगे रहिएगा। जो यह आंदोलन होगा उसमें आप नेता बनकर हमारे आगे रहेगा। तो जो जयप्रकाश नारायण है इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि जो मैं बातें कहूंगा वह आप लोगों को मानना पड़ेगा, जो मेरा फैसला होगा वही आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी यह क्रांति सफल हो सकती है। अगर आपस में हम लोग झगड़ गए, आपस में लड़ गए, तो इधर उधर बिखर जाइएगा और यह क्रांति भी सफल नहीं हो पाएगी। ये सारी बातें हमारे कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। आगे समझिए, सन 1921 ईस्वी की बात है कि नारायण जी पटना कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे। हमारे नारायण जी सन 1921 में किस कॉलेज के विद्यार्थी थे, तो वो पटना कॉलेज के विद्यार्थी थे। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया था। उसके पश्चात माथुर बाबू ने उन्हें फूलदेव सहाय के पास भेज दिया था। जो जयप्रकाश नारायण थे वो और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर जो हमारे गांधी जी के द्वारा जो दिया गया भाषण था उन पर उन्होंने असहयोग किया था। जो 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था उस पर उन्हें असहयोग किया था, जिसके पश्चात वो 1.5 वर्ष तक, मतलब 1.5 साल तक वो कुछ नहीं किए, सिर्फ बैठे ही रह गए। फिर माथुर बाबू ने उन्हें फूलदेव सहाय के यहाँ भेज दिया। फूलदेव सहाय के पास एक लेबोरेटरी थी, तो माथुर बाबू ने हमारे जयप्रकाश नारायण जी को उन्हीं के पास भेज दिया कि वहां जाकर कुछ सीखो, कुछ एक्सपेरिमेंट करो। ये सारी चीज के लिए भेज दिया। किनको, तो जयप्रकाश नारायण जी को। उन्होंने हिंदू महाविद्यालय में भी दाखिला कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह विद्यालय सरकार के पैसों चलते थे। उन्हें हिंदू महाविद्यालय की में एडमिशन कराने, मतलब दाखिला कराने के लिए ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने उस विद्यालय में दाखिला कराने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो जितने भी कॉलेज स्कूल थे वो सारे कॉलेज जो थे वो सरकार के पैसे चलते थे, इसलिए उन्होंने दाखिला कराने से इनकार कर दिया। आगे समझिएगा, उन्होंने बचपन में स्वामी सत्यदेव जी के भाषण में सुने थे। किसके बारे में? तो अमेरिका के बारे में। जब वह हाई स्कूल में थे तो उन्होंने स्वामी सत्यदेव जी के मुंह से बात सुनी थी कि अमेरिका जी के बारे में। वहां से ही उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं भी अमेरिका जाऊंगा और वहां जाकर पढ़ूंगा। लेकिन इनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नारायण जी को अमेरिका भेजकर पढ़ा सके, लेकिन इनका सपना था। जब वह हाई स्कूल में स्वामी सत्यदेव जी के मुंह से भाषण सुने थे, वहीं पर उनको सपना था कि वह भी अमेरिका जाकर पढ़े, लेकिन कुछ पैसे कारण नहीं गए। लेकिन उन्होंने जब जाना कि अमेरिका में लड़के लोग मजदूरी कर कर पढ़ते हैं, तो वो अमेरिका भी चले गए और वहाँ पर उन्होंने मजदूरी की, होटलों में काम किया और बहुत सारे जगह उन्होंने काम किया। तब वह अपनी पूरी पढ़ाई किए, बहुत सारे कर सकर हमारे
नारायण जी अमेरिका जाकर पढ़े, लेकिन यहाँ भारत में उनके खिलाफ बहुत सारे दंगल हो गए। उन्हें अमेरिका का दलाल कहा गया। इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जेपी साहब को किसका दलाल कहा गया, तो वह अमेरिका का दलाल कहा गया था। यह संपूर्ण क्रांति के बीच ही वह अमेरिका चले गए थे और उस समय वहां जो अमेरिका में लेनिन और टॉल्स्टॉय का शासन था। लेनिन और टॉल्स्टॉय का शासन था जिस समय हमारे जेपी साहब अमेरिका गए थे। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। लेनिन की जब मृत्यु हुई थी तो उसी समय हमारे जेपी साहब मार्क्सवादी बने थे। इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जेपी साहब मार्क्सवादी कब बने थे, तो वो 1924 ईस्वी को बने थे। इस बात से याद रखिएगा कि लेनिन की जब मृत्यु हुई थी तो उसी साल यह मार्क्सवादी बन गए थे। जब नारायण जी भारत लौटे थे तो वह कम्युनिस्ट पार्टी के बजाय कांग्रेस पार्टी में दाखिल हो गए। जब नारायण जी भारत लौटे तो वह कम्युनिस्ट पार्टी के बजाय जो उनका कम्युनिस्ट पार्टी था उसमें वह दाखिल ना होकर वह कांग्रेस पार्टी में दाखिल हो गए। उन्होंने लेनिन से यह सीखा था कि जो गुलामी का देश है वहां के कम्युनिस्ट को हरगिज आजादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए, जिनको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्ग क्लास भी कहा जाता है। वहां अमेरिका में हमारे जेपी साहब ने लेनिन जो था उनसे बहुत सारी शिक्षा भी ली थी। वहां उन्होंने शिक्षा जो ग्रहण किया था कि कम्युनिस्ट जो पार्टी होता है वह देश की आज़ादी में देश की लड़ाई से अलग नहीं रखना है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको देश की आज़ादी से अलग नहीं रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी एक अलग पार्टी होता और जो ये लोग कांग्रेस पार्टी था ये तो पूरा देश का पार्टी था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग बनाए जाते हैं। तो लेनिन ने यही शिक्षा दी थी कि अलग अलग जो पार्टी है उनको भी साथ लड़कर साथ मिलकर देश की में जो लड़ाई हो रही है उनसे लड़ना है। ये लेनिन ने शिक्षा दिया था, जिसे मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गों का क्लास भी कहा जाता है। पहले की बात है, नारायण जी से अब्दुल गफूर जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री थे, अब्दुल गफूर जो थे वह 1974 ईस्वी में बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब्दुल गफूर चंद्रशेखर बाबू दीक्षित जी मिलने आए थे। ये सारे जो उनके दोस्त थे ये सारे दोस्त उनसे मिलने आए थे। कौन किससे, तो जेपी साहब से मिलने आए थे। लेकिन जितने भी दोस्त आए थे उनमें से किसी को हिम्मत नहीं था कि वह जेपी साहब को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा सके, लेकिन दीक्षित जी जो थे उन्होंने उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था। और दीक्षित जी का ये कहना था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो आज बिहार जल गया था। दीक्षित जी का यही मानना था कि आज जयप्रकाश अगर नारायण नहीं होते तो आज हमारा बिहार जल गया होता। ये बात को नोटिस कीजिएगा। ये बात कहते हैं हमारे दीक्षित जी, किनके बारे में, तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। जब नारायण जी भाषण दे रहे थे तो वहाँ उस स्टेज पर डॉक्टर रहमान जी थे और रितु जी थे और कई सारे लोग स्टेज पर थे। तो वहाँ पर कहते हैं हमारे नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी, कि मेरी बातों से जरूर डॉक्टर रहमान को बुरा लगा होगा। डॉक्टर रहमान के बारे में बात नोटिस कीजिएगा कि जेपी साहब को देखभाल करने के लिए कौन से डॉक्टर को रखा गया था, तो वह डॉक्टर रहमान ही थे। डॉक्टर रहमान को ही जेपी साहब का देखभाल करने के लिए रखा गया था। इस बात को नोटिस कर लीजिएगा कि जब मैं बेल्लोर में थे तो हमारे परम मित्र पटना आए थे। जब ये बेल्लोर में थे तो इनके परम मित्र कौन कौन थे, एक थे उमाशंकर जी और एक दीक्षित जी जो पटना आए हुए थे और मेरे बारे में ही अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। और जब इनके दोस्त पटना आए थे तो इनके बारे में ही बातें चल रही थी वहां पे। जब 32-33 का मतलब समझिएगा 1932-33 का आंदोलन चल रहा था तो उसमें वह अंडरग्राउंड नेता थे और सदानंद जी थे। जब 32-33 में चला था, जो आंदोलन चला था, वहां पर वो अंडरग्राउंड नेता थे और वहां पर एक नेता थे हमारे सदानंद जी। अब सदानंद जी के बारे में एक बात नोटिस कीजिएगा, वह फ्री प्रेस के मालिक थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन था, वह सदानंद जी थे और ये बंबई में था। और उन्होंने ही उमाशंकर जी ने ही इन्हें किन्हें सदानंद जी को
ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा जाता है? तो वह सदानंद जी को कहा जाता है। नारायण जी को इंदिरा गांधी से नहीं बल्कि नीतियों से झगड़ा, उनके कार्यों से झगड़ा था। यह बात नारायण जी को इंदिरा गांधी जी से कोई दुश्मनी नहीं था, उनसे कोई मतलब नहीं था। बस उनकी जो नीतियां थी आपातकालीन जो लगाए थे उनसे उनका झगड़ा था कि आपातकालीन क्यों लगाएगा। इसी आपातकालीन के कारण आज हमारे देश पर ये बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारे युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसी के लिए हमारे नारायण जी को उनसे नफरत था, इंदिरा गांधी की नीतियों से नफरत था, उनके कार्यों से नफरत था। यह जवाहरलाल नेहरू जी को अपना बड़ा भाई मानते थे और उनका बड़ा आदर और प्रेम करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई मानते थे। कौन? तो हमारे जेपी साहब, उनको बहुत ही आदर प्रेम करते थे। कौन? तो हमारे जेपी साहब। जेपी साहब ने यह जब आंदोलन चलाया था तो वह हमारे देश पर उस समय आपातकालीन था और इसी क्रांति के बदौलत हमारे जेपी साहब ने सभी बिहार वासियों को एकजुट कर इस आंदोलन के, इस आपातकालीन के खिलाफ यह क्रांति लाई थी, जिसके कारण जो बेरोजगारी बढ़ रही थी, भुखमरी बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, उससे थोड़ा कम किया जाए। और जेपी साहब कह रहे थे कि आप लोग जब तक एकजुट नहीं होएगा यह आंदोलन संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि आप लोग एकजुट होकर हमारे साथ दीजिए। हम इस क्रांति में अग्रसर हैं, इस क्रांति के लिए हम अग्रसर हैं, हम आगे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक आप हमारे पीछे सपोर्ट नहीं कीजिएगा यह क्रांति संभव हो ही नहीं सकती है। यह बात हमारे जेपी साहब कहते हैं। ये जो आंदोलन भाषण दे रहे थे हमारे पटना के गांधी मैदान में, वहीं ये सारी बातें हमारे जेपी साहब कहते हैं बिहार के वासियों से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपका हमने इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अर्थ बता दिया है। इस टोटल जो हमने बात यहाँ पे लिखा है, ये सारे बातों को आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं होए। और इसका क्वेश्चन आंसर भी जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपका हमने अभी संपूर्ण हिंदी अर्थ बताया है, ये आपको कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।